जय हिंद दोस्तों। सिविल सर्विसेज विद नीलेश के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की लेक्चर हमारी ओशियोनोग्राफी की फर्स्ट लेक्चर है। इससे पहले मेरी क्लाइमेटोलॉजी की सारी लेक्चर कंप्लीट हो चुकी है। उससे रिलेटेड जो पिछले 10 ईयर्स में पीवाईक्यू पूछे थे वो सारी भी हमने डिस्कस कर लिया है। साथ ही साथ हमने इंडियन क्लाइमेट को भी देख लिया और उससे रिलेटेड पीवाईक्यू भी कंप्लीट कर ली हैं। आज से हमारी लेक्चर शुरू होगी ओशियोनोग्राफी के ऊपर और ये लेक्चर ऑलमोस्ट 5 to 6 लेक्चर्स में ये सारे कंप्लीट हो जाएंगे आपके ओशियोनोग्राफी। आज के लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले उसे जल्दी से देख लेते हैं। सबसे पहला टॉपिक रहेगा हमारा आज का ओशियनिक रिलीफ। ओशियनिक रिलीफ। सेकंड जो टॉपिक रहेगा हमारा वो रहेगा ओशियन प्रॉपर्टीज। ओशियन प्रॉपर्टी, इसके अंदर हम लोग देखेंगे टेम्परेचर के बारे में, कैसे टेम्परेचर में वेरिएशन होता है, एंड देन सैलिनिटी के बारे में, एंड देन डेंसिटी के बारे में। सैलिनिटी डेंसिटी के ऊपर आपका पीवाईक्यू पूछा हुआ है। तो इन 4 टॉपिक को आज हम लोग बहुत डिटेल में देखने वाले हैं, तो इस क्लास के साथ बने रहें। आपको ये क्लास पसंद आ रही है तो आप इसे जरूर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और साथ ही साथ लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो आप इस क्लास के साथ बने रहें। चलिए शुरुआत करते हैं ओशियोनोग्राफी की पहली लेक्चर से। सबसे पहला टॉपिक है हमारा ओशियनिक रिलीफ। चलिए अब हम लोग देखना शुरू करते हैं ओशियनिक रिलीफ के बारे में। देखो इसके रिलेटेड जो अभी डायग्राम है वो अभी थोड़ी देर में बना के दिखाएंगे आपको। उससे पहले कुछ बेसिक देख लेते हैं। द हाइड्रोस्फीयर कवर नियरली 71% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अर्थ। इस चीज़ पे आप एग्री करते हो। डिवाइडेड इंटू ओशियंस, इनलैंड सीज, स्मॉल इनक्लोज सी, बे एक्सेट्रा बेस्ड ऑन साइज एंड लोकेशन। ठीक है, आपके वर्ल्ड में पूरे 5 मेजर ओशियन है। कौन कौन है? पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, आर्टिक ओशियन एंड सदर्न ओशियन। देखो अगर आपने मेरी क्लाइमेटोलॉजी की क्लास की है तो ओशियोनोग्राफी समझने में आप बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज नहीं होने वाली है। तो सबसे पहले आप क्लाइमेटोलॉजी को जरूर कंप्लीट करें, उसके बाद ओशियोनोग्राफी को पढ़ें ताकि ये चीज़ें बहुत ईजिली स्मूथली आपका कंप्लीट हो जाएगा। ओशियोनोग्राफी ट्रस्ट में बहुत इजी होने वाला आपके लिए। चलिए देखते हैं। ठीक है, हमारा 5 मेजर ओशियन हो गया। द ओशियन फ्लोर्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय वेरियस रिलीफ जोन। अब क्या करते हैं, सबसे पहले मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखाता हूं पूरे ओशियन रिलीफ का। उसके बाद एक एक करके उससे हम लोग डील करते हैं। साथ साथ आप भी इस क्लास में बने रहें, साथ ही साथ डायग्राम भी बनाते रहें। इससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी। सपोज ये आपका मीन सी लेवल है, आपका ये मीन सी लेवल है, राइट। अब इसके बाद हम लोग इससे रिलेटेड डायग्राम बनाते हैं। देखो सबसे पहला ओशियन रिलीफ के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहला जो आपका होता है वो होता है कॉन्टिनेंटल सेल्फ, एंड देन कॉन्टिनेंटल स्लोप, एंड देन कॉन्टिनेंटल राइज। उसके बाद आती है आपकी ट्रेंच आती है, सबको पढ़ेंगे एक एक करके। एंड देन इधर से आपका आता है एरिया, एबेसल प्लेन का एरिया आता है। ये सब हो गई आपकी एबेसल प्लेन। अभी एक एक करके हम लोग बहुत अच्छे से डिटेल में देखने वाले हैं, तो आप परेशान ना होना। एंड देन कुछ ऐसे ये आपकी डायग्राम कंप्लीट हो जाएगी। अब एक एक करके हम लोग नेमिंग करना शुरू करते हैं। आप देखो सबसे पहले इधर का जो एरिया है वो होता है अपना कॉन्टिनेंटल सेल्फ। कॉन्टिनेंटल सेल्फ एरिया होता है अपना 0 से 200 मीटर अप्रॉक्स। ये आपका एक तरह से जेंटल स्लोप होता है, जेंटल स्लोप होता है। एंड देन उसके बाद आता है आपका कॉन्टिनेंटल स्लोप। कॉन्टिनेंटल स्लोप जो होता है ये होता है आपका 200 से 4000 मीटर डीप। इसका जो स्लोप होता है वो आपका स्टीप स्लोप होता है। एंड देन उसके बाद आता है आपका कॉन्टिनेंटल राइज। कॉन्टिनेंटल राइज, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे, देखो एक तो आपका देखो डायरेक्ट जेंटल स्लोप आ रहा, उसके बाद वहीं से एक स्टीप स्लोप जनरेट हो रहा, तो यहां पे एक ब्रेक पॉइंट हो जाता है। इस ब्रेक पॉइंट को बोलते हैं हम लोग कॉन्टिनेंटल सेल्फ
ब्रेकिंग, वहाँ से क्या हो रहा है आपका स्टीप स्लोप जनरेट हो जा रहा है। यहाँ पे एक डिपॉजिट देखने को मिलता है आपको कॉन्टिनेंटल राइज के ऊपर। इस डिपॉजिट का नाम होता है टेरिजीनियस डिपॉजिट, टेरिजीनियस डिपॉजिट, राइट। अब ये हो गई आपकी ट्रेंच हो गई। इसका जो डीपनेस होता है वो मोर देन 6000 मीटर होता है। साथ ही साथ ये आपको स्टीप स्लोप में देखने को मिलेगा। स्टीप स्लोप में आप देखो, आपको दिख भी रहा होगा ये एक स्टीप स्लोप है, ठीक है। आप देखो ये एक स्टीप स्लोप है, ये भी देखो आप, ये क्या है, एक जेंटल स्लोप है। यहाँ फिर देखो आप एक स्टीप स्लोप हो रहा है, फिर यहाँ देखो आप एक जेंटल स्लोप दिखने को मिल रहा है। तो यही चल रही है आपकी। अब इसका देखो, ये हो गई ट्रेंच की बात। ये एरिया जो हो गया, ये हो गया आपका एबेसल प्लेन, एबेसल प्लेन। इसका जो डीपनेस होता है वो आपका अप्रॉक्स 4000 से 6000 मीटर होता है। ये भी स्लोप देखो आपको जेंटल स्लोप देखते हुए मिलेगा, जेंटल स्लोप, ठीक है। ये आप जो देख रहे हो ये एरिया, ये चीज़ें, ये आपकी होती हैं सबमरीन हिल्स, सबमरीन हिल्स। एंड देन ये जो हो गई, ये हो गई आपकी गोयोट्स, गोयोट्स, राइट। अब ये जो हो गई, ये वाली एरिया, इसे कहते हैं हम लोग मिड ओशियानिक रिज। ये अमन सर ने आपको प्लेट टेक्टोनिक में पढ़ाया होगा। इसे कहते हैं हम लोग मिड ओशियानिक रिज, राइट। तो ये डायग्राम आप अगर ओशियानिक रिलीफ से क्वेश्चन पूछे तो ये डायग्राम आपके लिए बहुत मैंडेटरी होने वाला है। इसे आप साथ ही साथ बनाते चलें। अब चलिए, उम्मीद करता हूँ ये डायग्राम आपने बना लिया होगा। अब हम लोग आगे की बातें करते हैं। देखो, द ओशियन फ्लोर्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय वेरियस रिलीफ जोन। सबसे पहला क्या, कॉन्टिनेंटल सेल्फ हमने देखा था, कुछ ऐसे था ये जेंटल स्लोप, एंड देन कॉन्टिनेंटल स्लोप, फिर यहाँ से कुछ ऐसे हो गया, एंड देन डीप सी प्लेन। ये जो एबेसल प्लेन वाला एरिया था वो है अपना डीप सी प्लेन, इसे ही एबेसल प्लेन कहते हैं, राइट। उसके बाद क्या अपना ओशियन डीप और ट्रेंचेस। ये जो बिल्कुल ऐसे था मोर देन 6000 मीटर, उसे हम लोग क्या कह रहे थे, एक तो स्टीप स्लोप था, साथ ही साथ वो ओशियन डीप और ट्रेंच है। अब चलिए आगे कुछ बढ़ते हैं। ओशियनिक रिलीफ इज लार्जली ड्यू टू टेक्टोनिक, वोल्केनिक, इरोजनल एंड डिपोजिशनल प्रोसेस एंड देयर इंटरेक्शन। ये तो हो गई फैक्ट। जो ओशियनिक रिलीफ होती है वो किसके कारण होती है, बिकॉज ऑफ टेक्टोनिक एक्टिविटीज, वोल्केनिक एक्टिविटीज, इरोजनल प्रोसेस एंड डिपोजिशनल प्रोसेस। द एवरेज डेप्थ ऑफ द ओशियन इज 3800 मीटर अगेंस्ट द 840 मीटर एवरेज हाइट ऑफ द लिथोस्फीयर। देखो, जो आप लिथोस्फीयर के लिए पढ़ोगे, जो आपने कॉन्टिनेंट के लिए पढ़ा होगा, सेम वही अब इधर चलेगी अपनी ओशियन से रिलेटेड बातें। तो ज़्यादा आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब चलिए एक एक करके डील करते हैं। देखो, ये तो डायग्राम आपको मैंने अपने हाथ से बना के दिखा दिया, बहुत ईजी हो गया आपके लिए। अब एक एक करके डील करना शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा कॉन्टिनेंटल सेल्फ। कॉन्टिनेंटल सेल्फ है क्या, वो देख लो आप। देखो, मैं यहीं पे आपको क्या कर रहा हूँ, कुछ पॉइंट बता दे रहा हूँ कॉन्टिनेंटल सेल्फ से रिलेटेड। सबसे पहला क्या है कि ये आपका एक्सटेंड होता है, एक्सटेंड अप्रॉक्स 200 मीटर तक ये एक्सटेंड होता है, सबसे पहला पॉइंट। उसके बाद अगर इसकी स्लोप की बात करोगे तो ये आपकी जेंटल स्लोपिंग होती है। बस ये सब फैक्ट आप लिखते चलना, पॉइंट लिखते चलना। जेंटल स्लोपिंग होती है, और वहीं पे जो इसका सीवर्ड लिमिट होता है, जहां तक ये कॉन्टिनेंटल सेल्फ एक्सटेंड होता है, उसे कहते हो आप, क्या कहते हो, कॉन्टिनेंटल सेल्फ ब्रेक। मैंने नीचे डायग्राम बनाया है, शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है CSB, कॉन्टिनेंटल सेल्फ ब्रेक। फोर्थ अगर बात करोगे तो ये बायोलॉजिकली मोस्ट प्रोडक्टिव पार्ट होता है मरीन इकोसिस्टम का। ये आपका मोस्ट प्रोडक्टिव एरिया होता है। इस बात को आप नोट डाउन कर सकते हैं, मोस्ट प्रोडक्टिव एरिया होता है। यहाँ पे आप देखोगे अगर कि यहाँ पे आपका क्यों होता है मोस्ट प्रोडक्टिव, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ, यहाँ पे आपको सनलाइट की प्रेजेंस देखने को मिलेगी, न्यूट्रिएंट की प्रेजेंस देखने को मिलेगी, ठीक है, जिसके कारण ये एरिया जो होता है वो बहुत प्रोडक्टिव एरिया हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी पॉइंट आपकी क्लियर होगी। अब क्या करते हैं, एक बार जल्दी से इसे रीड कर लेते हैं। इट इज द सबमर्ज्ड एक्सटेंशन ऑफ अ कॉन्टिनेंट स्लोपिंग जेंटली फ्रॉम द शोर लाइन टू द कॉन्टिनेंटल स्लोप। अगर विथ की बात करोगे तो फ्यू किलोमीटर से 100 ऑफ किलोमीटर होता है। फ्यू किलोमीटर वो कहाँ देखने को मिलेगा, एट एक्टिव बाउंड्रीज। वहीं अगर 100 ऑफ किलोमीटर की बात करोगे तो आपको पैसिव बाउंड्रीज पे देखने को मिल जाएगी। डेप्थ की बात करोगे तो ये रिलेटिवली शैलो होता है,
अप्रॉक्स 200 मीटर का अप्रॉक्स होता है। इट इज composed of continental crust and sedimentary deposit including sand, silt and clay। अभी क्या ये जो कॉन्टिनेंटल जो आपका कॉन्टिनेंटल सेल्फ है ये देखा जाए तो ये कॉन्टिनेंट से होके ही आ रहा है, इसलिए यहाँ पे आपको इजीली ये सब डिपॉजिट देखने को मिल जाते हैं, सैंड, सिल्ट एंड क्ले। इट मे फीचर सबमर्ज रिजेस, वैली एंड कैन्यन्स formed by geological process such as erosion, sedimentation and tectonic activities। तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखना, यहाँ पे आपको रीजेस भी देखने को मिल जाएंगे, वैलीज भी देखने को मिल जाएंगे, कैन्यन्स भी देखने को मिल जाएंगे। ये फॉर्म कैसे हो रही है? तो आपकी इरोजनल प्रोसेस से, सेडिमेंटेशन प्रोसेस से एंड टेक्टोनिक एक्टिविटीज से। तो इस पॉइंट को भी आप नोट डाउन कर लेना, साथ ही साथ ये डायग्राम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब चलिए कुछ इसकी इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस देख लेते हैं। मैंने आपको बता दिया था ये बहुत मोस्ट प्रोडक्टिव एरिया है, तो वही सब यहाँ पे अब डिटेल में लिखा हुआ है। कॉन्टिनेंटल सेल्फ इज ऑफन रिच इन हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेज सच एज ऑयल एंड नेचुरल गैस विच एक्यूमुलेट इन सेडिमेंट्री लेयर्स ओवर मिलियंस ऑफ ईयर। एग्जाम्पल आप ले सकते हो बॉम्बे हाई, आपके जो मुंबई की एरिया जो हो गई उधर ये देखने को मिल जाएगा। ऑफशोर ड्रिलिंग एंड एक्सप्लोरेशन आर कंडक्टेड ऑन कॉन्टिनेंटल सेल्फ टू एक्सट्रैक्ट दीज रिसोर्सेज। It support diverse marine ecosystem including coral reefs, kelp forest and commercially important fish species। इस पॉइंट को भी आप नोट डाउन कर लेना। It provides habitat and feeding grounds for marine organism and support commercial fisheries। Next point, this biodiversity can also attract tourism। तो देखो ये पूरा आपका इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस दिखा रहा है। ये सिंपली ये आपका एक क्वेश्चन इससे ईजिली फ्रेम हो जाएगा कि क्यों कॉन्टिनेंटल सेल्फ बायोलॉजिकली क्या इंपॉर्टेंस है उनका, या क्यों वहाँ पे आपको बहुत सारी डिपोजिशनल बहुत सारी एक्टिविटीज़ होते हुए देखने को मिल जाएगी, जैसे ऑयल ड्रिलिंग वगैरह हो गई, साथ ही साथ फॉरेस्ट रिसोर्सेज आपको देखने को मिल जाएगा, कोरल रीफ देखने को मिल जाएगा। तो ऐसा क्यों होता है? तो आप इसके पीछे की सारी रीज़न बता सकते हो, या अगर सिर्फ इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस पूछ ले तो आप ये पॉइंट भी अगर लिख दोगे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये सारी पॉइंट आपकी क्लियर होगी। नेक्स्ट देख लो, कुछ एग्जाम्पल भी आप नोट डाउन कर सकते हो, जैसे नॉर्थ सी की एरिया हो गई, ग्रेट बैरियर रीफ हो गई आपकी ऑस्ट्रेलिया साइड, ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया साइड, गल्फ ऑफ मैक्सिको हो गया। ठीक है, इंडिया में अगर देख लोगे आप तो वेस्टर्न साइड। आप एक चीज़ मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा, आप देखोगे कि सबसे पहले देखो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कॉन्टिनेंटल सेल्फ, इसलिए हम लोग क्या करते हैं कॉन्टिनेंटल सेल्फ ऑफ इंडिया के बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। कॉन्टिनेंटल सेल्फ ऑफ इंडिया के बारे में अगर आप देखोगे तो जो अरेबियन सी साइड है आपकी, जो अरेबियन सी साइड है, अरेबियन सी, उधर आपको क्या देखने को मिलेगा? उधर आपको डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री देखने को मिलता है। डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, ये आपने जियोमॉर्फोलॉजी के क्लास में पढ़ा होगा। डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री आपको अरेबियन सी साइड देखने को मिलता है। साथ ही साथ आपको सी फ्लोर स्प्रेडिंग भी देखने को मिलता है, सी फ्लोर स्प्रेडिंग भी। इसलिए जो आपकी अरेबियन सी साइड होती है, जैसे आप मुंबई साइड ले लो, फिर से कर्नाटका ले लो, केरला ले लो, इधर का जो एरिया हो गया मुंबई साइड एरिया, गुजरात का साइड एरिया, इधर आप जो देखोगे जो आपकी कॉन्टिनेंटल सेल्फ होती है, कॉन्टिनेंटल सेल्फ वो आपकी वाइडर होती है। किधर? तो आपकी वेस्ट कोस्ट पे, वेस्ट कोस्ट पे वाइडर होती है एज कंपेयर टू ईस्ट कोस्ट, एज कंपेयर टू ईस्ट कोस्ट। तो इस पॉइंट को भी आप ध्यान रखना, बिकॉज ऑफ डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री एंड सी फ्लोर स्प्रेडिंग, कॉन्टिनेंटल सेल्फ ऑफ वेस्ट कोस्ट इज वाइडर एज कंपेयर टू ईस्ट कोस्ट। इस पॉइंट को भी आप नोट डाउन कर सकते हो। अब देखो यही वही यहाँ पे बात हो रही है। इंडिया वेस्टर्न कॉन्टिनेंटल सेल्फ इज मच ब्रॉडर देन दैट ऑफ ईस्ट। ठीक है, बिकॉज ऑफ डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री एंड सी फ्लोर स्प्रेडिंग। आप देख लो वेस्ट कोस्ट, ईस्ट कोस्ट, नो नेचुरल हार्बर, अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल हार्बर बिकॉज ऑफ कॉन्टिनेंटल सेल्फ। इसलिए आपको बहुत सारे नेचुरल हार्बर आपको वेस्टर्न साइड पे देखने को मिल जाते हैं। चलिए, ये तो हो गई हमारी बात अभी तक कॉन्टिनेंटल सेल्फ से रिलेटेड, साथ ही साथ कुछ एग्जांपल भी देख लिए, इंडिया के कंटेक्स्ट में भी हमने बात कर लिया। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सेकंड कॉन्टिनेंटल स्लोप की। देखो इसके बारे में कुछ देख लेते हैं। आपने क्या देखा था कि जैसे ही कॉन्टिनेंटल सेल्फ ब्रेक हो रहा है जहाँ पे, वहाँ से आपका कॉन्टिनेंटल स्लोप जनरेट हो रहा। एक तो सबसे पहले ये स्टीप था, साथ ही साथ अगर एक डीपनेस की बात करें तो आपका 200 से 4000 मीटर तक था। It is the steepy sloping transition zone between the continental shelf and the deep ocean floor. It begins at outer edge of the continental shelf and extends to the continental rise or abyssal plain. इस दोनों पॉइंट को ध्यान रखना आप। The gradient of continental slope is much steeper than continental shelf,
typically ranging from 3 to 6 degrees but can be as deep as 25 degrees in some area. डेप्थ की बात करोगे तो वेरीज अकॉर्डिंगली 200 मीटर से आपका 3000 मीटर और मोर, अप्रॉक्स 4000 मीटर तक भी ये जाता है. इस पॉइंट को ध्यान रखना आप. वही कुछ और बात कर लेते हैं. इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय अंडर वाटर क्लिफ्स, कैनियंस एंड डीप स्लोप्स फॉर्म बाय इरोजन, सेडिमेंटेशन एंड टेक्टोनिक एक्टिविटीज. सेम कॉन्टिनेंटल सेल्फ वाली ही बातें यहां भी हो रही है. सबमरीन कैनियंस सच एज मॉन्टेरी कैनियंस ऑफ कोस्ट ऑफ कैलिफोर्निया आर कॉमन फीचर ऑफ कॉन्टिनेंटल स्लोप. ये एग्जाम्पल है, इसको आप ध्यान रख सकते हो. ठीक है, मॉन्टेरी कैनियंस ऑफ कोस्ट ऑफ कैलिफोर्निया, ये आपका एग्जाम्पल बन गया कॉन्टिनेंटल स्लोप का. सेडिमेंट्स इरोडेड फ्रॉम द कॉन्टिनेंटल सेल्फ आर ट्रांसपोर्टेड डाउन टू द कॉन्टिनेंटल स्लोप by underwater currents and gravity, contributing to the formation of deep sea fens, continental rise and turbidity currents. उसका देखो आप कॉन्टिनेंटल स्लोप आपका खत्म हो रहा है, उसका क्या हो रहा है आपका, एक आपका कॉन्टिनेंटल राइज हो रहा है. ये भी आपका जेंटल है और यहाँ पे आपको डिपॉजिट, सेडिमेंट डिपॉजिट होते हुए देखने को मिल रहा है. उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट भी आपका क्लियर होगा. वो सेडिमेंट डिपॉजिट क्या था, उसका नाम था आपका टेरेजीनियस डिपॉजिट. राइट, ठीक है, तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना आप. नेक्स्ट है इट सपोर्ट डीप सी इकोसिस्टम अडेप्टेड टू हाई प्रेशर, लो लाइट एंड कोल्ड टेम्परेचर. तो ये सब एक तरह से ना देखोगे आप, ये सब फीचर है कॉन्टिनेंटल स्लोप का, ये सारे फीचर हैं. ठीक है, नेक्स्ट कुछ अब रिसोर्सेज की बात कर लेते हैं. जैसे उधर किया था हमने कॉन्टिनेंटल सेल्फ के पास, रिसोर्स एक्सप्लोरेशन. द कॉन्टिनेंटल स्लोप इज ऑफ इंटरेस्ट फॉर resource exploration including oil and gas deposit, mineral resource and deep sea mining opportunities. सेम वही जो आपका कॉन्टिनेंटल सेल्फ में था वैसे यहाँ भी हो रही है. डीप सी रिसर्च एंड एक्सप्लोरेशन एक्सपीडिशन स्टडी द जियोलॉजिकल, बायोलॉजिकल एंड इन्वायरमेंटल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कॉन्टिनेंटल स्लोप. ठीक है, ये पॉइंट भी इसका रिसोर्स एक्सप्लोरेशन में, इसको भी आप ये दोनों पॉइंट को ध्यान रख सकते हो. एग्जाम्पल आप कुछ देख लो. द ब्लैक प्लेट्यू, कहाँ ये, साउथ ईस्ट कोस्ट ऑफ यूएसए. द अंटार्कटिक स्लोप फ्रंट सराउंडिंग अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट. तो ये आपका रिसोर्स एक्सप्लोरेशन का ये बात हो गया. एग्जाम्पल जरूर ध्यान रखना आप, एग्जाम्पल लिखने से आपका आंसर और ज़्यादा इन्हांस होता है. नेक्स्ट अब देख लो, थर्ड देखो हमारा क्या हो गया, कॉन्टिनेंटल स्लोप हो गया, कॉन्टिनेंटल सेल्फ हो गया. अब हम लोग देखेंगे डीप सी प्लेन के बाद, जिससे हम लोग ने एबेसल प्लेन कहा था. अब डायग्राम को ध्यान दो, आपको समझ में आ जाएगा एबेसल प्लेन के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं. देखो सबसे पहले क्या करते हैं, डीप सी प्लेन से रिलेटेड कुछ बातें कर लेते हैं. इसे हम लोग क्या कहा था, अबेसल प्लेन. अगर आप इसकी डीपनेस की बात करोगे तो वो क्या था आपका 4000 से अप्रॉक्स 6000 मीटर तक, अप्रॉक्स ये कुछ इसका डीपनेस था. वहीं अगर स्लोप की बात करोगे तो स्लोप इसका क्या था, जेंटल स्लोप था, ये भी आपने देखा था. वहीं यहाँ पे कुछ डिपॉजिट पाए जाते थे, उस डिपॉजिट को क्या कहा जाता था, पेलागिक डिपॉजिट. एबेसल प्लेन के ऊपर जो डिपॉजिट है उसे क्या कहा जाता था, पेलागिक डिपॉजिट. ये डिपॉजिट, पेलागिक का मतलब क्या हो गया, जो आपकी मरीन वाटर से जो डिपॉजिट जनरेट हो रही है उसे आप पेलागिक डिपॉजिट कह रहे हो. आई होप ये पॉइंट भी आपका क्लियर होगा. इसी के ऊपर डीप सी प्लेन के ऊपर ही, जिसे आप एबेसल प्लेन कह रहे थे, इसी के ऊपर आपको सबमरीन हिल्स वगैरह देखने को मिल जाएगी. सबमरीन हिल्स जो मैंने आपको इमेज में बना के दिखाया था. ठीक है, ये क्या है, एक तरह से ये वॉल्केनिक ओरिजिन है, यहीं से आपका वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ जनरेट होता है. दूसरा, इसी के ऊपर आपको गोयॉट्स वगैरह भी देखने को मिल जाएंगे. गोयॉट्स, इस गोयॉट्स क्या है, ये एक फ्लैट टॉप है. ठीक है, आपने देखा था सबमरीन हिल्स के सामने ही था ये गोयॉट्स. वो जो फ्लैट टॉप होती है उसे आप गोयॉट्स कहते हो. साथ ही साथ डीप सी प्लेन के अंदर ही आपको मिड ओशियानिक रीजेस एंड राइजेस भी देखने को मिल जाएंगे. मिड ओशियानिक रीजेस एंड राइजेस भी देखने को मिल जाएंगे. आई होप ये पॉइंट भी आपका क्लियर होगा. वहीं अगर आप ये दोनों की बात करोगे, मिड ओशियानिक रीजेस एंड राइजेस, तो ये दोनों आपका डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री के कारण होता है. किसके कारण होता है, आपका डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री. तो इसको ध्यान रखना आप. ठीक है, इतना पॉइंट को ध्यान रखना. अब चलिए एक एक करके इसके बारे में डिटेल पढ़ना शुरू करते हैं. ऑल्सो नोन एज एबेसल प्लेन आर वास्ट flat expanses of ocean floor located at depth greater than 2000 meter. Deep sea plains are found in abyssal zones of the ocean, typically beyond continental slope and rise, covering large area of ocean basin. Depth अगर बात करोगे
2000 से 6000 मीटर होता है और उससे ज़्यादा भी होता है। रिलेटिवली जेंटल स्लोप एंड लो रिलीफ, ये सारी बातें हो चुकी है। रिलेटिवली फ्लैट टॉप कंपेयर टू रग टेरेन ऑफ कॉन्टिनेंटल स्लोप एंड राइज। कंपोज्ड ऑफ फ्लैट ग्रेन सेडिमेंट्स इंक्लूडिंग क्ले, सिल्ट एंड सेल्ट, वही जो आपका जिसको आप क्या कह रहे थे अभी, पेलागिक डिपॉजिट, जो आपके मरीन वाटर की हेल्प से आ रही है। डिपॉजिट ओवर मिलियंस ऑफ ईयर बाय मरीन करंट एंड प्रोसेस, सेम बात है, वही यहाँ पे डिटेल में की हुई है। नेक्स्ट देख लो आप, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज। डीप सी प्लेन्स सपोर्ट डाइवर्स इकोसिस्टम adapted to extreme conditions including high pressure, low light and cold temperature. Batholith organisms such as deep sea corals, sponges and ecoderms inhabit the sediment and substrate of deep sea plane. तो ये कुछ बात हो गई बायोलॉजिकल एक्टिविटी से रिलेटेड। अब कुछ देख लेते हैं हम लोग मिनरल रिसोर्सेज से बात है। यहाँ पे क्या क्या मिनरल रिसोर्सेज आपको देखने को मिल जाएंगे। पॉलीमेटलिक नोड्यूल्स, मैंगनीज क्रस्ट एंड हाइड्रोथर्मल वेंट डिपॉजिट, ये सब आपको देखने को मिल जाएंगे। गैस हाइड्रेट्स, ये सारे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। दीज रिसोर्सेज कंटेंट वैल्यूएबल मेटल्स एंड मिनरल्स यूज्ड इन वेरियस इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन। हाउएवर देयर एक्सट्रैक्शन इज अ चैलेंज, वी आर येट टू डेवलप टेक्नोलॉजीज फॉर दैट। तो ये भी आपका देखा जाए तो मिनरल रिच एरियाज, ये भी आपके एबेसल प्लेन वाले एरिया होगा। कुछ जियोलॉजिकल प्रोसेसेस देख लेते हैं। Deep sea plains are shaped by geological process such as sedimentation, erosion and tectonic activities. Sediments accumulate slowly over time, forming flat layers that may preserve geological and environmental records. There are also volcanic features like sea mounts, geodes and trenches. ये सारी बातें भी मेरी आपसे हो चुकी है। एग्जाम्पल देख लो आप, क्लैरियन क्लिपोटोन जोन, ये कहाँ है आपका, इन पैसिफिक ओशियन बिटवीन हवाई एंड मैक्सिको, नोन फॉर एबंडेंस ऑफ पॉलीमेटलिक नोड्यूल्स। तो इसको भी आप ध्यान रख सकते हो। जियोलॉजिकल प्रोसेस हो गई आपकी, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज हो गई एंड मिनरल रिसोर्सेज हो गई, इसको भी आप एक बार जरूर रीड करना। अब देखो, अब नेक्स्ट हमारा है फिर से अब इसके बाद सबमरीन कैन्यॉन्स। ठीक है, ये आपका कहाँ देखने को मिल जाएगा, डीप सी वैली में, वही एबेसल प्लेन वाले एरिया में देखने को मिल जाएगा। ये क्या है देख लो, आ डीप स्टीप साइडेड वैली कट इनटू कॉन्टिनेंटल स्लोप and extending across the continental shelf and sometimes into abyssal plain, ये हर जगह देखने को मिल जाएगा आपको। They are formed by erosion process such as turbidity currents, underwater landslides and river discharge। तो ये आपको ऐसे सबमरीन कैनियंस फॉर्म हो जाता है। किसे कैसे कैसे, टर्बिडिटी करेंट्स, अंडर वाटर लैंडस्लाइड एंड रिवर डिस्चार्ज। तो ये आप देख सकते हो, ये कुछ इमेजेस हैं। सेल्फ के बाद आपका स्लोप आ रहा है, तो यहाँ पे आपका ये क्रिएट हो जा रहा है। Serve as conduits for sediments transportation from continental shelf to a deep ocean and they provide habitat for diverse marine life. एग्जाम्पल देख लो आप, हडसन कैन्यन, कहाँ ये आपका, ऑफ कोस्ट ऑफ न्यूयॉर्क, ये आपका इधर पड़ रहा है हडसन कैन्यन। तो ये भी आप एग्जाम्पल ध्यान रख सकते हो सबमरीन कैन्यन से रिलेटेड। अब नेक्स्ट कुछ बात कर लेते हैं हम लोग कॉन्टिनेंटल राइज की। इसके बारे में हमने ऊपर इमेज में देख लिया था, डायग्राम में बना लिया था। It is gentle sloping sedimentary deposit located at the base of continental slope where it meets the abyssal plain. It consists of accumulated sediments transported from the shelf and slope by gravity, turbidity currents and sediment gravity flow. वैसे ही आ रहा आपका वाटर रिसोर्सेज, ये भी आ रहा, करंट से आ रहा, ग्रेविटी से आ रहा, ठीक है, फिर से जो मरीन वाटर हो गई उसके फ्लो की वजह से ऐसे ही ये डिपॉजिट आ रही है आपकी। It marks the transition between continental margin and डीप ओशियन बेसिन। एग्जाम्पल ले लो आप, अमेजन कॉन्टिनेंटल राइस ऑफ कोस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट साउथ अमेरिका, ये भी आप एग्जाम्पल ध्यान रख सकते हो कॉन्टिनेंटल राइस से रिलेटेड। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं ट्रेंचेस। बिल्कुल जो ऐसे एरिया था उसे हम लोग ट्रेंचेस कहते थे। ट्रेंचेस आर लॉन्ग, नैरो एंड डीप डिप्रेशन इन द ओशियन फ्लोर फॉर्म्ड एट कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री। ये कहाँ होती है, जहाँ पे बाउंड्रीज आपकी कन्वर्ज हो रही है, दो बाउंड्रीज जहाँ पे कन्वर्ज हो रही है वहीं पे आपको ये देखने को मिल जाएगा ट्रेंचेस। वेयर वन टेक्टोनिक प्लेट इज फोर्स्ड बीनीथ अनदर। सपोज ये आपका ओशियन हो गया, ओशियन प्लेट हो गया, ये आपका लैंड प्लेट हो गया, तो ओशियन प्लेट अब नीचे जा रही है तो इधर कुछ ऐसे ये बन जाएगी, इसे ही कह रहे हैं हम लोग ट्रेंचेस। 5 ओशियन एंड देयर ट्रेंचेस। कुछ एग्जांपल याद रख लो, ये सब आप एग्जांपल यूज कर सकते हो अपने आंसर में, तो आंसर आपका इन्हांस हो जाएगा। ओशियन देख लो आप, सबसे पहला है अटलांटिक ओशियन। डीपेस्ट पॉइंट क्या है इसका, मिलवाकी डीप। ट्रेंच क्या हो गई, प्योर्टो रिको ट्रेंच। नेक्स्ट अपना ये देखो पूरा याद नहीं रखना, एटलीस्ट 2 याद रख लेना, बस आपका काम हो जाएगा। पैसिफिक ओशियन डीपेस्ट पॉइंट क्या है, चैलेंजर डीप। कितना डीप है, अप्रॉक्स 10 किलोमीटर डीप है। मरियाना ट्रेंच। इंडियन ओशियन सुंडा डीप, सुंडा ट्रेंच। आर्टिक ओशियन
मॉली होल एंड फ्रॉम स्टेट, सदर्न ओशियन, मिट्योर डीप, साउथ सैंडविच ट्रेंच। आप क्या करना, एक काम कर लो बस, आप पैसिफिक, इंडियन, ये दोनों याद कर लो, ये दोनों को पढ़ लो आप और लर्न कर लो। बस इससे आप याद कर लो, आपका काम हो जाएगा। ज़्यादा याद नहीं करो, पांचों आपको याद नहीं रहने वाला है, बस 2 याद कर लो, काम हो जाएगा आपका। दे आर डीपेस्ट पार्ट ऑफ द ओशियन विथ डेप्थ्स एक्सीडिंग 6000 मीटर इन सम केसेस। ट्रेंचेज आर एसोसिएटेड विथ इंटेंस जियोलॉजिकल एक्टिविटीज इंक्लूडिंग सबडक्शन जोन, अर्थक्वेक एंड वोल्केनिक इरप्शन। तो ये आप ध्यान रख सकते हो, ये पॉइंट, ठीक है। तो ये भी आप याद रख सकते हो। ट्रेंचेस कैसे फॉर्म हो रहा है? बिकॉज ऑफ सबडक्शन जोन, अर्थक्वेक एंड वोल्केनिक इरोजन, ठीक है। ट्रेंचेज आर एसोसिएटेड विद इंटेंस जियोलॉजिकल एक्टिविटीज इंक्लूडिंग सबडक्शन जोन, अर्थक्वेक एंड वोल्केनिक इरप्शन। ये आपको ट्रेंचेज में ये सब एक्टिविटीज जैसे सबडक्शन जोन, अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शन, ये सब देखने को मिल जाएंगे। ये अभी हमने क्या देख लिया? अभी हमने पूरी ओशियनिक रिलीफ देख ली। आई होप ये सारे पॉइंट आपके इमेज की हेल्प से, जो हमने डायग्राम बनाया था, बस उसके हेल्प से आप कंसीडर करते चलो और आप उससे जितना समझ रहे हो वो लिखते चलो। देखो, कोई भी आंसर मेस में कोई भी परफेक्शनिस्ट नहीं होता है, कोई भी बहुत अच्छा आंसर नहीं लिख सकता है। बस आपको आंसर लिखना कैसे है, जो क्वेश्चन डिमांड कर रहा है बस उसे ही आपको आंसर में लिखना है, उससे ज़्यादा कुछ इधर उधर की बातें नहीं लिखनी है। डायग्राम जरूर आप अपने पास रखो, कुछ 4 से 5 पॉइंट रख लो आप, जो सटीक पॉइंट हो, बिल्कुल एक्यूरेट पॉइंट हो। वो ऐसा नहीं हो कि एक ही पॉइंट को आप बस 4 लैंग्वेज में लिख रहे हो, ऐसा नहीं है। बस 5 अलग अलग पॉइंट रख लो, आपका काम हो जाएगा, आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर लोगे। इसलिए ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो मैं और अमन सर आपको ज्योग्राफी में पढ़ा रहे हैं वो मोर देन इनफ है, ट्रस्ट में, ठीक है। ये बात हो गई हमारी अभी ओशियनिक रिलीफ से रिलेटेड। अब हम लोग देखते हैं कुछ, अभी हमारी कुछ और 1-2 बात बची हुई है, वो देख लेते हैं। जैसे सी माउंट्स हो गई, सी माउंट देख लो आप। सी माउंट्स आर अंडर वाटर माउंटेन्स rising from the ocean floor, typically with heights of 1000 meters or above the surrounding seabeds. They can be either active or extinct volcano formed by volcanic activity or tectonic process. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देख लो आप। Provide habitat for diverse marine life including deep sea corals, sponges and fish, and they serve as important fishing ground and navigation hazards. Example, Davidson Sea Mount off coast of Central California, USA. ये बात हो गई हमारी सी माउंट से रिलेटेड। नेक्स्ट आप देख लो गोयोट्स, ऑल्सो नोन एज टेबल माउंट्स, आर फ्लैट टॉप्ड सी माउंट दैट हैव बीन इरोडेड बाय वेव एक्शन एंड सबमर्ज्ड बीनीथ द ओशियन सरफेस। दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय फ्लैट प्लेट्यू लाइक समिट विथ स्टीप स्लोप एंड आर टिपिकली फाउंड इन ओशियन बेसिन फार फ्रॉम टेक्टोनिक प्लेट बाउंड्रीज। ये भी इसके बारे में मैंने आपको डायग्राम में बना के दिखाया था। Goyots provide valuable insight into past sea level changes and geological processes, and they support unique ecosystem adapted to their deep sea environment. Example इसका भी देख लो आप, Emperor Sea Mount in Northwest Pacific Ocean near Hawaiian Island. इसी के साथ अब देखो, अब हमारी फाइनली ये ओशियनिक रिलीफ खत्म हो गई। ये दोनों पॉइंट मेरे से मिस हो गया था गलती से, वो भी मैंने कंप्लीट कर दिया। इसी के साथ हमारी ओशियनिक रिलीफ खत्म हो गई। अब इससे रिलेटेड अगर कुछ क्वेश्चन आपके पीवाईक्यू में पूछे होंगे तो वो हम लोग इसके बाद की जो लेक्चर होगी, ओशियोग्राफी की आंसर राइटिंग लेक्चर होगी, उसमें डिस्कस करेंगे। चलिए, पहला टॉपिक हमारा कंप्लीट। अब हम लोग चलते हैं सेकंड टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अगर पहले टॉपिक में से कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना, हम लोग उसकी रिप्लाई आपको जरूर करेंगे। देखो, हमारा सेकंड टॉपिक आज का ओशियन प्रॉपर्टीज। इसमें हम लोग किसकी बात करेंगे? सबसे पहले बात करेंगे टेम्परेचर से रिलेटेड। देखो, आप एक चीज़ पर ध्यान रखना, अगर आपने मेरे साथ क्लाइमेटोलॉजी पढ़ा है, आपने देखा था कि जो टेम्परेचर है वो, अगर आप कॉन्टिनेंट की बात कर रहे हो तो वहाँ भी टेम्परेचर लैटिट्यूडनल जोन के अकॉर्डिंग देख लोगे आप, तो टेम्परेचर वेरी होती है। बिकॉज ऑफ सनलाइट वो वेरी हो रही थी, और भी बहुत सारे रीजन थे, जैसे इकोसिस्टम पे भी डिपेंड कर रहा था, लैटिट्यूडनल जोन पे भी, लॉन्गिट्यूडनल जोन पे भी, अल्टीट्यूड पे भी, सारे कुछ फैक्टर पे डिपेंड कर रहे थे। सेम यहाँ भी वही सब बात होगी कि टेम्परेचर वेरिएशन ओशियन में कैसे कैसे देखने को मिलता है। तो अगर आपने हमारी पहले की क्लास अगर समझ रखी है या देख रखी है उसे, तो यहाँ पे आपको थोड़ा भी दिक्कत नहीं होने वाला, ये बहुत जल्दी आप कंप्लीट कर लोगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं टेम्परेचर से। टेम्परेचर is a vital properties of ocean water that influences a wide range of physical, chemical and biological process. क्या क्या फैक्टर अफेक्ट करते हैं आपके टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन को ओशियन में? सबसे पहला है सोलर रेडिएशन, वही लैटिट्यूड वाली बात हो गई। सोलर रेडिएशन इज द प्राइमरी ड्राइवर ऑफ ओशियन टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन। सेम चल रहा है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। जो आपने हम मेरे साथ क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ा था, सेम बातें यहाँ भी हो रही है आपको।
नियर द इक्वेटर देखोगे आप तो यहाँ पे क्या है, सोलर रेडिएशन है, तो ज़्यादा अगर सोलर रेडिएशन मैक्सिमम है तो वहाँ की ओशियन टेम्परेचर भी ज़्यादा मैक्सिमम होगी। वहीं अगर आप हायर लैटिट्यूड की बात कर लो तो लेस डायरेक्ट सोलर रेडिएशन है, तो वहाँ पे क्या है, कूलर ओशियन सरफेस टेम्परेचर होगा। तो ये हो गई पहली बात। दूसरी अब बात करते हैं हम लोग ओशियन करंट की, ये थोड़ा सा एडिशनल है पहले से। ओशियन करंट भी आपका दो तरह का होता है, एक तो वार्म होता है, एक आपका कोल्ड होता है। ओशियन सरफेस करंट रीडिस्ट्रीब्यूट हीट हॉरिजेंटली अक्रॉस द ओशियन सरफेस। वार्म ओशियन करंट देख लो आप, वार्म ओशियन करंट क्या करता है, ट्रांसपोर्ट हीट फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड हायर लैटिट्यूड्स, मतलब ये इक्वेटर से ऊपर की ओर जा रहा है या इधर से इधर की ओर जा रहा है। अगर नदर्न हेमिस्फीयर में है तो ऊपर की ओर जाएगा, सदर्न हेमिस्फीयर में तो नीचे की ओर जाएगा। हायर लैटिट्यूड इन्फ्लुएंसिंग रीजनल क्लाइमेट्स एंड ओशियन टेम्परेचर। कुछ आप एग्जांपल याद रख सकते हो, जैसे गल्फ स्ट्रीम, आपका कुरुशियो करंट, ये सारे आपके एग्जांपल हो गए। नेक्स्ट है डीप ओशियन करंट, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट। ये तो बात हो गई आपकी ओशियन करंट की। सेम वही आपका यहाँ भी कोल्ड के बारे में भी यही बात हो जाएगी, तो इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हो। थर्ड है आपका एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन। एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन पैटर्न्स सच एज हैडले, फेरल एंड पोरलसेस, ये हमने जो पढ़ा था आपको, हमने ये क्लाइमेटोलॉजी क्लास में ये सारी कवर कर ली है। अफेक्ट्स ओशियन टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन बाय इन्फ्लुएंसिंग विंड पैटर्न्स, इवापोरेशन रेट एंड हीट एक्सचेंज बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड ओशियन। तो ये बात होगी आपकी एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन में, ये भी आपका पॉइंट क्लियर होगा। फोर्थ देख लो आप, ओशियन डेप्थ, ये थोड़ा एडिशनल पॉइंट है। टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन इन द ओशियन वेरीज वर्टिकली विथ डेप्थ। जैसे जैसे डेप्थ आप जाओगे वैसे वैसे आपकी टेम्परेचर रिड्यूस होती जाएगी, प्रेशर बढ़ती जाएगी। सरफेस वाटर आर जनरली वार्मर ड्यू टू सोलर हीटिंग एंड मिक्सिंग बाय विंड्स एंड वेव्स, व्हाइल डीपर वाटर टेंड्स टू बी कूल्डर। यही बात हो रही है ओशियन डेप्थ की। अब देख लो फिफ्थ पॉइंट आपका, सीजनल वेरिएशन। सीजनल चेंजेस इन सोलर रेडिएशन एंड एटमॉस्फेरिक कंडीशन लीड टू सीजनल वेरिएशन इन ओशियन टेम्परेचर। फॉर एग्जाम्पल आप ले लो एग्जाम्पल, ओशियन टेम्परेचर्स मे बी वार्मर इन समर्स एंड कूलर इन विंटर्स ड्यू टू चेंजेस इन सोलर इंसोलेशन एंड एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन। ये भी पॉइंट मेरी आपसे क्लाइमेटोलॉजी के लेक्चर में ही डिस्कस हो चुकी है। अब हम लोग देख लेते हैं हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर के बारे में। कैसे हॉरिजेंटली, मतलब कैसे लैटिट्यूडनल की बात हो रही है। हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियन टेम्परेचर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय फैक्टर्स सच एज लैटिट्यूड, सोलर रेडिएशन, ओशियन करंट एंड एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन पैटर्न। ये सारी बातें ऊपर भी हो चुकी है और क्लाइमेटोलॉजी के लेक्चर में भी हो चुकी है। नियर द इक्वेटर ओशियन टेम्परेचर्स आर जनरली वार्म with surface temperature often exceeding 25 degrees Celsius, that means 77 degree Fahrenheit due to direct exposure to intense solar radiation। इक्वेटर के पास आप देखोगे जो आपका लैंड कह लो आप या ओशियन कह लो, उनकी टेम्परेचर हमेशा आपको ज़्यादा ही दिखेगी। अगर टेम्परेचर ज़्यादा दैट मीन्स प्रेशर आपको लो दिखने वाला है। एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर, तो क्या होगा, सोलर का जो इंसिडेंस है, जो आपकी सन की इंसिडेंस है, वो अब वीक होने लगेगी, वो अब उसकी इंसिडेंस जो बढ़ने लगेगी। दैट मीन्स अब उसकी जो इंटेंसिटी है वो वीक होने लगेगी। अगर इंटेंसिटी वीक होगा तो सोलर रेडिएशन रिड्यूस हो जाएगा। एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स हायर लैटिट्यूड्स ओशियन टेम्परेचर्स टेंड टू डिक्रीज। इन पोलर रीजन्स सरफेस टेम्परेचर्स कैन ड्रॉप बिलो फ्रीजिंग पॉइंट ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ कोल्ड पोलर एयर मासेस। तो इसको ध्यान रखना, हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अब वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। द वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियन टेम्परेचर वेरीज विथ डेप्थ फॉर्मिंग डिस्टिंक्ट लेयर नोन एज वाटर मासेस। तो जैसे जैसे डेप्थ बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी टेम्परेचर रिड्यूस होगी, प्रेशर इंक्रीज होगी। तो ये बात हो रही है आपकी वर्टिकल की, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। देख लो आप, जैसे जैसे डेप्थ बढ़ रहा वैसे वैसे देखोगे आप कि टेम्परेचर भी आपका रिड्यूस होते जा रहा है। देखो सरफेस जोन पे देखो आप, टेम्परेचर अप्रॉक्स 24 डिग्री सेल्सियस देखने को मिल रहा, वैसे ही आप देखो ये टेम्परेचर रिड्यूस होते जा रहा है। रैपिड रिडक्शन इन टेम्परेचर, यहाँ देखो थर्मोक्लाइन, ये एरिया क्या हो गई आपकी, थर्मोक्लाइन की एरिया हो गई। अपर मोस्ट लेयर ऑफ ओशियन कॉल्ड सरफेस मिक्स लेयर अप टू 200 मीटर इज टिपिकली वार्मर। रीजन क्या है, एक तो सोलर हीटिंग है, ये कॉमन है आपका, और सेकंड क्या है, मिक्सिंग बाय विंड्स एंड वेव्स। यहाँ पे आपकी विंड्स और वेव्स दोनों मिक्स हो जाती है। बिलो द सरफेस मिक्स लेयर लाइज थर्मोक्लाइन, अ ट्रांजिशन जोन कैरेक्टराइज्ड बाय रैपिड डिक्रीज इन टेम्परेचर विथ डेप्थ। उसे यहाँ क्या कहते हो, थर्मोक्लाइन। ये वन लाइनर वगैरह में भी पीवाईक्यू में पूछ लेती है। द थर्मोक्लाइन सेपरेट्स वार्म वेल मिक्स्ड सरफेस लेयर फ्रॉम कोल्डर डीपर लेयर ऑफ द ओशियन। ये एक ट्रांजिशन है, मतलब बिल्कुल एक मिडिल में रह रही है, उसके ऊपर वार्मर, उसके नीचे कोल्डर। ठीक है, थर्मोक्लाइन क्या हो गई, सेपरेट्स वार्म वेल मिक्स्ड सरफेस लेयर फ्रॉम कोल्डर डीपर लेयर टू ओशियन।
इन डीप ओशियन टेम्परेचर्स आर रिलेटिवली यूनिफॉर्म एंड कोल्ड, टिपिकली रेंजिंग फ्रॉम 2 डिग्री टू 4 डिग्री सेल्सियस। ये कहाँ बात हो रही है आपकी? डीप ओशियन में। हेयर सर्टन लोकेशन आर हीटेड ड्यू टू वॉल्केनिक एक्टिविटीज, कुछ लोकेशन ऐसे होते हैं जो हीट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ वॉल्केनिक एक्टिविटीज, तो इसको ध्यान रखना। अब यहाँ नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं इसी के अंदर, सिग्निफिकेंस ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या सिग्निफिकेंस है ओशियन के कंटेक्स्ट में? सबसे पहला है ओशियन टेम्परेचर इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन एंड बिहेवियर ऑफ मरीन ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग फिश, प्लैंकटन एंड मरीन मैमल्स। ये बहुत जरूरी होता है, जो ओशियन टेम्परेचर होता है ये आपके फिश के डिस्ट्रीब्यूशन, प्लैंकटन के डिस्ट्रीब्यूशन एंड मरीन मैमल्स के डिस्ट्रीब्यूशन में भी हेल्प करता है। सेकंड है टेम्परेचर ग्रेडियंट, मतलब डिफरेंसेस ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर ग्रेडियंट इन द ओशियन ड्राइव ओशियन करेंट्स विच प्ले अ क्रूशियल रोल इन रेगुलेटिंग अर्थ क्लाइमेट एंड ट्रांसपोर्टिंग हीट अराउंड दी ग्लोब। तो इसको ध्यान रखना टेम्परेचर ग्रेडियंट को। ये क्या है टेम्परेचर ग्रेडियंट? क्या है टेम्परेचर ग्रेडियंट इन दी ओशियन? क्या करता है ये? ओशियन करंट को ड्राइव करता है, विच प्ले अ क्रूशियल रोल इन रेगुलेटिंग अर्थ क्लाइमेट, अर्थ के क्लाइमेट को रेगुलेट करता है, एंड ट्रांसपोर्टिंग हीट अराउंड दी ग्लोब। कोल्ड करंट क्या हो गई? कोल्ड करंट ऊपर से नीचे आएगी, पोल से इक्वेटर की ओर आएगी, और वार्म करंट क्या हो गई? इक्वेटर से पोल की ओर जाएगी। थर्ड देख लो, चेंजेस इन दी ओशियन टेम्परेचर्स कैन इम्पैक्ट वेदर पैटर्न्स। सही बात है। सी लेवल राइज एंड द फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ एक्सट्रीम इवेंट सच एज हुरिकेन्स एंड ड्रॉट। अगर टेम्परेचर चेंजेस से भी आपका ड्रॉट वगैरह, हुरिकेन वगैरह ये सब देखने को मिल जाते हैं। राइज इन सरफेस टेम्परेचर, अगर इंक्रीज होगा सरफेस टेम्परेचर में तो उसका क्या क्या इंपैक्ट होगा? सी लेवल राइज होगा, ये एक तरह से आप समझ लो क्लाइमेट चेंज का बात हो रहा। सी लेवल राइज होगा, इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोन हो जाएगी, क्योंकि साइक्लोन क्या चाहता है? एक तो लो प्रेशर जोन, साथ ही साथ वार्म सरफेस चाहता है वो। ट्रॉपिकलाइजेशन ऑफ वाटर, दैट मीन्स अब वहाँ पे हमेशा आपको वो एरिया में टेम्परेचर हाई ही मिलने वाला है। माइग्रेशन ऑफ ओशियन स्पीसीज, तो ये सब पॉइंट आप यूज़ कर सकते हो इम्पैक्ट के फॉर्म में, कि अगर आप एक तरह समझ लो आप क्लाइमेट चेंज का ही इम्पैक्ट देख लो आप। मीन एनुअल टेम्परेचर, ठीक है। अब मीन एनुअल टेम्परेचर हम लोग ओशियन का देख रहे हैं ग्लोब पे 26.7 डिग्री सेल्सियस कहाँ होता है आपका? इक्वेटोरियल एरियाज में। 12.7 डिग्री सेल्सियस कहाँ होता है आपका? 45 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड में। एंड फ्रीजिंग पॉइंट कहाँ होता है आपके? पोल्स में। तो ये बात किसकी हो गई? आपकी लैटिट्यूड की बात हो गई देखा जाए तो। इन द इंडियन ओशियन इज द वार्मेस्ट, क्यों? क्योंकि ये अप्रॉक्स आप देखोगे एरिया जो होता है वो ट्रॉपिकल के पास ही देखने को मिलता है। नदर्न हेमिस्फीयर इज वार्मर देन सदर्न हेमिस्फीयर ड्यू टू मोर प्रेजेंस ऑफ लैंड। नदर्न हेमिस्फीयर में लैंड ज़्यादा है इसलिए एरिया वार्मर है, वहीं सदर्न हेमिस्फीयर में लैंड ज़्यादा नहीं है इसलिए वो एरिया थोड़ा सा मॉडरेट या कम है। ये बात हो गई हमारी टेम्परेचर से रिलेटेड, सारी डिटेल मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया, बहुत अच्छे से समझा भी दिया। ये हमारी पॉइंट कंप्लीट हो गई, 2 टॉपिक हमने देख लिया। अब हम लोग बढ़ते हैं अपनी थर्ड टॉपिक की, ओशियन प्रॉपर्टीज की सेकंड टॉपिक और टोटल की थर्ड टॉपिक। हमारा थर्ड टॉपिक है आज का सैलिनिटी, मतलब ओशियन प्रॉपर्टीज के अंदर हम लोग सैलिनिटीज में वेरिएशन देखेंगे कि सैलिनिटी के साथ साथ क्या क्या इंपैक्ट हो रहा है वो हम लोग वो देखने वाले हैं। देखो अगर सैलिनिटी की बात करो, सैलिनिटी होता क्या है? सैलिनिटी द कंसंट्रेशन ऑफ डिजॉल्व सॉल्ट इन ओशियन वाटर इज अ क्रूशियल प्रॉपर्टी दैट इन्फ्लुएंस वेरियस ओशियोनोग्राफी प्रोसेस। उसे ही हम लोग क्या एक तरह से सैलिनिटी के तौर पे देखते हैं। अगर एवरेज सैलिनिटी देखोगे आप ओशियन वाटर की तो ये अप्रॉक्स 32 से 33% होती है। अब कुछ इसकी हम लोग सॉल्ट्स देख लेते हैं और उसकी परसेंटेज देख लें तो आपको ओशियन में देखने को मिल जाएगा। सोडियम क्लोराइड कितनी होती है? 77.8%, जो सैलिनिटी के अंदर ही देखा जा रहा है। मैग्नीशियम क्लोराइड 10.9%, मैग्नीशियम सल्फेट 4.7%, कैल्शियम सल्फेट 3.6%, पोटेशियम सल्फेट 2.6%। ये हो गई आपकी कंपोजिशन की बात। अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं क्या क्या फैक्टर हैं जो आपकी सैलिनिटी डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला जो है हमारा वो है इवापोरेशन एंड प्रेसिपिटेशन। ये जो पॉइंट है ये आपका सिमिलर था कॉन्टिनेंट के समय में जब हम लोग आपके क्लाइमेटोलॉजी पढ़ रहे थे। रीजन्स विथ हाई इवापोरेशन रेट्स एंड लो प्रेसिपिटेशन सच एज सब ट्रॉपिकल डेजर्ट्स एक्सपीरियंस हाईएस्ट सैलिनिटी ड्यू टू वाटर लॉस एंड सॉल्ट accumulation. Conversely, areas with high precipitation rates such as equator and high latitudes may have lower salinity ड्यू टू डाइल्यूशन बाई फ्रेश वाटर इनपुट्स। तो इस दोनों को भी आप पॉइंट को ध्यान रखना। देखो सिंपल लॉजिक है, अगर जहाँ पर टेम्परेचर हाई होगा, जहाँ पे इवापोरेशन हाई होगा, रेनफॉल कम होगा, वहाँ पे ऑटोमेटिकली आप देखोगे कि सॉल्ट का एक्यूमुलेशन होते हुए दिख जाएगा। ये रीज़न कौन सा हो सकता है? आपका सब ट्रॉपिकल डेजर्ट हो सकता है, ऐसे कुछ रीज़न हो सकते हैं। वहीं उसके अगर आप अगेंस्ट देखोगे तो जो एरिया जहाँ पे इवापोरेशन कम है, प्रेसिपिटेशन ज़्यादा है, वहाँ पे आप देखोगे कि फ्रेश वाटर का ज़्यादा आपको सोर्स
देखने को मिलेगा। सेकंड देख लो आप, रिवराइन इनपुट, जिस सी में, जिस ओशियन में अगर उसकी वहाँ पे रिवर वाटर ज़्यादा आ रही है तो वहाँ पे आपको सॉल्ट का कंटेंट कम हो जाएगा, तो वो एरिया सॉल्टी बहुत ज़्यादा नहीं होगा। रिवर्स ट्रांसपोर्ट फ्रेश वाटर एंड डिजॉल्व मिनरल फ्रॉम लैंड टू द ओशियन, कंट्रीब्यूशन टू वेरिएशन इन सैलिनिटी along coastlines and estuaries. Regions near river mouths tend to have lower salinity due to freshwater influx, while areas further offshore may exhibit higher salinity. या आप बे ऑफ बंगाल का एग्जांपल ले सकते हो। जो ये सब एरिया हो गया जहाँ पे डेल्टा फॉर्म हो रहा है, वहाँ पे आपको देखे हुए कि लेस सलाइन एरिया देखने को मिलेगा एज कम्पेयर टू अरेबियन सी। तो इसको ध्यान रखना आप। यहीं पे मैं क्या एक काम करता हूँ, आपको अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल की सैलिनिटी को कंपेयर करके एग्जाम्पल के हेल्प से आपको बता देता हूँ। चलिए यहाँ पे एक एडिशनल पॉइंट देख लो, मे बी इससे आपको क्वेश्चन पूछ ले कि जो आपकी ओशियनिक सैलिनिटी होती है वो अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल में क्या डिफरेंसेस है, कि जो ओशियनिक सैलिनिटी है वो बे ऑफ बंगाल में कम क्यों है, अरेबियन सी में ज़्यादा क्यों है। तो चलिए इसको आप जल्दी से समझ लेते हैं। तो ये टॉपिक हमारी क्या हो जाएगी, ओशियनिक, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। ओशियनिक सैलिनिटी इन अरेबियन सी, शॉर्ट में लिखा हुआ है अरेबियन सी वर्सेस बे ऑफ बंगाल, शॉर्ट में लिखा हुआ है, कंफ्यूज नहीं होना आप, अरेबियन सी वर्सेस बे ऑफ बंगाल। आप देखोगे कि जो ओशियनिक सैलिनिटी होती है वो बे ऑफ बंगाल की कम होती है एज कंपेयर टू अरेबियन सी, इसकी ज़्यादा होती है। ऐसा होता क्यों, देखो सबसे पहला रीज़न है कि जो एनुअल रेनफॉल होता है वो ईस्टर्न साइड ऑफ इंडिया में ज़्यादा होता है। ठीक है, जो एनुअल आपका रेनफॉल होता है वो ईस्टर्न साइड ऑफ इंडिया में ज़्यादा होता है। ठीक है, एनुअल रेनफॉल ईस्टर्न साइड ऑफ इंडिया यहाँ पे ज़्यादा होता है, मोर एज कंपेयर टू वेस्टर्न साइड से कंपेयर करोगे तो ईस्टर्न साइड में एनुअल रेनफॉल ज़्यादा होता है। ऐसा क्यों है कि जो आपका ईस्टर्न साइड वाला एरिया हो गया, ईस्टर्न साइड का जो एरिया हो गया, यहाँ पे आप देखोगे कि आपको साउथ वेस्ट मानसून विंड के हेल्प से और नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड दोनों के हेल्प से आपको रेनफॉल देखने को मिल जाता है। ठीक है, पहला पॉइंट। वहीं अगर आप वेस्टर्न साइड की बात करोगे, अगर आप वेस्टर्न साइड की बात कर लो या वेस्टर्न कोस्ट की बात कर लो, तो यहाँ पे रेनफॉल सिर्फ आपका साउथ वेस्ट मानसून विंड से ही होता है। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट भी आपका क्लियर होगा, राइट। कुछ ऐसे हो रहा है, रेनफॉल देख लो आप, रेनफॉल आपका कुछ ऐसे होगा। डायग्राम बनाते चलो, जितना ज़्यादा डायग्राम बनाओगे उतना ज़्यादा चीज़ें आपके लिए ईजी हो जाएगी। साउथ वेस्ट मानसून विंड, ठीक है, रेनफॉल कुछ ऐसे हो गया आपका। अब देखोगे ये कुछ ऐसे आपका रेनफॉल हो रहा, साउथ वेस्ट मानसून विंड। ठीक है, इधर भी ऐसे कुछ इसका फ्लोर आपको देखते हुए मिलेगा। फिर ऐसे कुछ ये इनवर्ड की ओर जा रहा है। ठीक है, ये भी आपका साउथ वेस्ट मानसून विंड है, राइट। अब देखोगे आप नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड में क्या हो रहा है, ये कुछ आपका ऐसे हो जाएगा इस समय, कुछ ऐसे ऑफशोर विंड फ्लो होता है। लेकिन इधर देखोगे आप तो इधर ये बिकॉज ऑफ बे ऑफ बंगाल रेनफॉल देखने को मिल जाएगा। ये क्या हो रहा है, इधर ऑफशोर है, लेकिन इधर क्या है, ये भी आपका नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड ही है, लेकिन ये आपका ऑनशोर विंड है, जिसके कारण जो बे ऑफ बंगाल का एरिया है यहाँ पे आपको सैलिनिटी थोड़ा सा कम देखने को मिल जाता है। ये तो हो गई हमारी पहली पॉइंट। दूसरी अगर देखोगे आप, दूसरा पॉइंट और क्या लिख सकते हो, इसी को आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि जो नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड है, ये आपका नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड है, ये आपका ऑफशोर है। किसके लिए, आपके वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया के लिए, वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया के लिए ये आपका ऑफशोर हो जाता है। ठीक है, वहीं अगर आप देखोगे तीसरा पॉइंट, तो जो वेस्टर्न साइड का जो एरिया है हमारा, वेस्टर्न साइड का एरिया है, ये आपका लार्जली देखा जाए तो ये लार्जली आपका सेमी एरिड एंड ड्राई क्लाइमेट को डिफाइन करता है। जो वेस्टर्न साइड का एरिया हो गया, राजस्थान ले लो आप, गुजरात ले लो, यहाँ पे आपको सेमी एरिड ड्राई वाला कंडीशन देखने को मिलता है। ठीक है, वहीं अगर आप फोर्थ पॉइंट देखोगे, जो रिवर फ्लो देखोगे आप, अगर रिवर के फ्लो की बात करोगे
तो ये आपको मैक्सिमम देखने को मिलेगा आपको ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर, मैक्सिमम आपका ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर होता है एज़ कम्पेयर टू मिनिमम हो जाएगा आपका वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर। कोई भी आप ले लो ना, ब्रह्मपुत्रा, गंगा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, सारे आप देखोगे ज़्यादातर आपको ईस्टर्न फ्लोइंग ही है। वेस्टर्न फ्लोइंग में नर्मदा हो गई, तापी हो गई, उसका माइनर रिवर्स हो गई। तो ये वेस्टर्न जो फ्लोइंग रिवर है ये आपका थोड़ा कम हो जाता है, ये भी आपका पॉइंट हो सकता है। वहीं अगर आप देखोगे फिफ्थ पॉइंट, अगर लास्ट पॉइंट एक और लिख लो, इससे क्वेश्चन हो जाएगा तो आप ऐसे लिख सकते हो, याद रखना ये बहुत अच्छा मैंने आपको पॉइंट लिखवा दिया है। वहीं अगर आप देखोगे तो जो साइक्लोन की बात करो, अगर फ्रीक्वेंटली साइक्लोन देखोगे तो वो आपको ईस्ट कोस्ट पे ज़्यादा देखने को मिलता है, ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया पे ज़्यादा देखने को मिलता है एज़ कम्पेयर टू वेस्टर्न कोस्ट। तो ये एक देखो, ये मैंने आपके लिए एक क्वेश्चन ही तैयार कर दिया है, क्यों बे ऑफ बंगाल में आपको सैलिनिटी कम देखने को मिलता है एज़ कम्पेयर टू अरेबियन सी ब्रांच। ठीक है, तो ये हमारी बात हो गई सेकंड, रिवर इनपुट की बात हो गई, उसी से मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया। थर्ड देख लो, थर्ड पॉइंट, ये अभी हम लोग क्या बात कर रहे हैं, फिर से मैं एक बार आपको रिकैप करा दूं, हमें सैलिनिटी की हम लोग बात कर रहे हैं। 2 पॉइंट हमने देख लिया, फैक्टर्स अफेक्टिंग सैलिनिटी डिस्ट्रीब्यूशन। थर्ड देख लो आप, सी आइस फॉर्मेशन एंड मेल्टिंग। ड्यूरिंग फॉर्मेशन सॉल्ट इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम आइस क्रिस्टल, इंक्रीजिंग सैलिनिटी ऑफ वाटर सराउंडिंग। वहीं ड्यूरिंग मेल्टिंग, जब मेल्टिंग का समय होता है तब क्या होता है, फ्रेश वाटर इज एडेड टू द ओशियन, रिडक्शन इन सैलिनिटी। जैसे जैसे आइस मेल्ट होगा वैसे वैसे सैलिनिटी डिक्रीज होगी, लेकिन जैसे जैसे आइस क्रिस्टल फॉर्म होगा वैसे वैसे सैलिनिटी इंक्रीज हो जाएगी। यही बात आपकी यहाँ पे हो रही है। फोर्थ देख लो आप, ओशियन करंट की बात कर लेते हैं हम लोग। ओशियन करंट ट्रांसपोर्ट वाटर मासेस विथ डिफरेंट सैलिनिटीज अक्रॉस ओशियन सरफेस एंड डेप्थ। वार्म सलाइन करंट सच एज गल्फ स्ट्रीम contribute to higher salinity in regions they influence, while cold freshwater current such as Labrador current can lower salinity in adjacent area। तो आप सिंपली याद कर लो कि जो वार्म करंट है, जो वार्म करंट रहेगी वो आपकी सैलिनिटी को इंक्रीज करेगी, वहीं जो कोल्ड करंट रहेगी वो आपकी सैलिनिटी को डिक्रीज करेगी। बस इस पॉइंट को आप ध्यान रख लेना। फिफ्थ देख लो, फिफ्थ पॉइंट, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, वही वाली बात चल रही है, ट्रेड विंड वेस्टर्लीज वाली। एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन पैटर्न सच एज ट्रेड विंड्स एंड वेस्टर्लीज influence surface ocean current and evaporation rates affecting regional salinity patterns। तो ये पांचों पॉइंट को आप ध्यान रख लेना, ओशियन करंट, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, सी आइस फॉर्मेशन एंड मेल्टिंग, रिवराइन इनपुट एंड देन इवापोरेशन एंड प्रेसिपिटेशन। ये पांचों पॉइंट मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया, इसे आप ध्यान रख लेना। साथ ही साथ अगर ऐसे क्वेश्चन आपको मेंस में देखने को मिल गया तो इससे भी आप ध्यान रख सकते हो। चलिए अब आगे की बात करते हैं, हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलिनिटी देख लेते हैं। ठीक है, हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलिनिटी मतलब आप लैटिट्यूडनल वेरिएशन के बारे में बात चलेगी। लैटिट्यूडनल वेरिएशन, सैलिनिटी लेवल्स टेंड्स टू बी हायर इन सब ट्रॉपिकल रीजन एंड लोअर इन इक्वेटोरियल एंड पोलर रीजन। ये मतलब क्या कह रहा है कि जो सैलिनिटी है उसका जो लेवल होता है वो आपके सब ट्रॉपिकल रीजन में हायर होता है एज कंपेयर टू इक्वेटोरियल एंड पोलर रीजन। इसे क्या करते हैं, एक हम लोग चार्ट से समझते हैं। आप ऐसे कंसीडर कर लो, ये हो गई आपकी वाई एक्सिस, ये हो गई आपकी एक्स एक्सिस। जो वाई एक्सिस है ये आपकी ओशियनिक सैलिनिटी को दिखा रहा, ओशियनिक सैलिनिटी को। वहीं अगर एक्स एक्सिस की बात करेंगे तो ये आपके लैटिट्यूड को दिखा रहा, लैटिट्यूड को। ये हो गई आपकी 0 डिग्री, इधर हो गई आपकी 23.5 डिग्री, ये हो गई आपकी 90 डिग्री। नॉर्थ साउथ एक ही है। कुछ ऐसे सैलिनिटी का आपको डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिल जाएगा, कुछ ही आपको ऐसे देखने को मिल जाएगा। दैट मीन्स ट्रॉपिकल जो रीजन है वहां पे आपको सैलिनिटी ज़्यादा देखने को मिल रहा है एज कंपेयर टू 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। वहीं अगर आप देखोगे इधर 90 डिग्री साइड, तो इधर देखोगे आप कि विंटर सीजन में सैलिनिटी आपकी इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि आप देखोगे आइस कैप्स एंड ग्लेशियर फॉर्म हो जाता है। वहीं समर सीजन में मेल्ट होता है आइस, समर सीजन में मेल्टिंग ऑफ आइस होता है, उस पर भी आपका ये चीज़ें डिफाइन करता है। इसको इमेज को भी आप ये डायग्राम को भी यूज़ कर सकते हो। वहीं अगर देखोगे आप कि ऐसा क्यों है कि जो ट्रॉपिकल रीजन है वहाँ पे सैलिनिटी ज़्यादा होता है, तो इसके पीछे कुछ पॉइंट है वो आप लिख सकते हो। यहाँ अगर ट्रॉपिकल की बात कर लें हम लोग, ट्रॉपिकल रीजन की बात करें हम लोग, ट्रॉपिकल आर फॉर रीजन, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहे हैं ट्रॉपिकल आर। अगर देखोगे आप यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका जो इवापोरेशन है वो डोमिनेट करता है, वो डोमिनेट करता है। ठीक है, इवापोरेशन डोमिनेट
एज कम्पेयर टू प्रेसिपिटेशन, मतलब इवापोरेशन यहाँ पे ज़्यादा हो रहा है। क्यों ज़्यादा हो रहा है? बिकॉज जो एयर इज श्रिंकिंग, एयर यहाँ पे श्रिंक होता है। आपने देखा होगा जब हम लोग प्रेशर बेल्ट पढ़ रहे थे वहाँ पे मैंने आपको ये चीज़ बताया था। ये जो एरिया होता है ये एरिया आपका क्लाउडलेस रीजन होता है, साथ ही साथ रेनलेस रीजन होता है। ये बात हो गई। दूसरी चीज़ जो यहाँ पे रिवर डिस्चार्ज वाली बात है, मतलब रिवर की फ्लो है वो बहुत कम है, रिवर डिस्चार्ज इज़ लो। साथ ही साथ यहाँ पे जो विंड है वो ज़्यादातर विंड आपकी ऑफशोर एंड आउटफ्लोइंग विंड है, ऑफशोर एंड आउटफ्लोइंग विंड्स है। तो ये सब पॉइंट ऐसा है जिसके कारण आपको यहाँ पे ट्रॉपिकल रीजन में सैलिनिटी ज़्यादा देखने को मिलता है। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट भी आपका क्लियर होगा। सब ट्रॉपिकल रीजन्स अराउंड 20 to 30 डिग्री लैटिट्यूड्स एक्सपीरियंस हाई इवापोरेशन रेट एंड लिमिटेड प्रेसिपिटेशन लीडिंग टू एलिवेटेड सैलिनिटी लेवल्स। ये सारी बातें मेरी आपसे हो चुकी है। इक्वेटोरियल रीजन रिसीव्स हाई लेवल ऑफ प्रेसिपिटेशन but also experience significant evaporation resulting in relatively lower salinity। क्यों? क्योंकि यहाँ पे precipitation ज़्यादा हो जा रहा है। Polar region have lower salinity due to fresh water input from melting ice, precipitation and runoff from the land। तो इसको पॉइंट को आप ध्यान रख सकते हो। अब बात करते हैं कुछ कोस्टल इन्फ्लुएंस की। Salinity near coastline can vary significantly due to factors such as river discharge, जो मैंने ऊपर आपको बताया था, fresh water inputs and local weather pattern। Riverine input from streams and river can reduce salinity near coastline, especially during periods of high runoff। Estuaries के बारे में देख लो। Estuaries where rivers meet the ocean often have lower salinity due to mixing with fresh water। तो ये सब हो गई कोस्टल इन्फ्लुएंस की, मतलब जो लैंड से बिल्कुल सटी हुई एरिया जो हो गई उसकी बात हो रही है। इनलैंड सीज देख लो आप। दिस salinity of the inland seas and lakes is very high because of regular supply of salt by the river falling into them। Their water become progressively saline due to evaporation। For example आप ले लो डेड सी, जो आपके जॉर्डन, देखो ये जॉर्डन रिवर हो गई, ये कहाँ आपको, इसकी माउथ कहाँ है आपकी डेड सी में। एग्जाम्पल डेड सी, सैलिनिटी देख लो 240% से ज़्यादा है। एवरेज कितनी होनी चाहिए? 32 से 33%। कुछ और देख लो, लेक वन कहाँ है? टर्की में। सैलिनिटी कितना है? 330%। एग्जाम्पल ग्रेट सॉल्ट लेक, ये कहाँ है आपका? यूएसए में। सैलिनिटी कितना है? 220%। Ocean and salt water are becoming saltier as time goes on because the river dump more salt into them while fresh water is lost due to evaporation। तो ये सारी पॉइंट मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है। ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत इजी होगी समझने के लिए। अब हम लोग बात करते हैं वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलिनिटी, मतलब जितने डीप जा रहे हैं कैसे कैसे सैलिनिटी बढ़ रही है या कम हो रही है। सरफेस लेयर की बात कर लेते हैं। लैटिट्यूडनल वेरिएशन, ये तो हमने पढ़ लिया है। हेलोक्लाइन, हेलोक्लाइन क्या होता है? बिलो दी सरफेस लेयर लाइज दी थर्मोक्लाइन, जो मैंने देखा जो इंटरेक्शन पॉइंट था। अ ट्रांजिशन जोन कैरेक्टराइज्ड बाय अ रैपिड चेंज इन टेम्परेचर विद डेप्थ क्रिएटिंग अ लेयर ऑफ हेलोक्लाइन। सैलिनिटी लेवल्स मे ऑल्सो चेंज विद इन दिस जोन बट जनरली रिमेन रिलेटिवली स्टेबल कंपेयर टू टेम्परेचर चेंजेस। उसका नेक्स्ट अपना डीप ओशियन। सैलिनिटी इन डीप ओशियन इज रिलेटिवली यूनिफॉर्म कंपेयर टू सरफेस एंड इंटरमीडिएट लेवल। सिंपल सा मतलब समझ लो, सरफेस एज कंपेयर टू नीचे जा रहे हो तो सैलिनिटी आपका रिड्यूस हो रहा है। बस इतनी सारी बात है। बस सरफेस लेयर, हेलोक्लाइन, डीप ओशियन, बस इसको आप ध्यान रख लेना। अब देख लो सिग्निफिकेंस ऑफ सैलिनिटी। इसके सिग्निफिकेंस क्या है? मतलब इसकी पॉजिटिव निगेटिव वाली बात हो रही है। सैलिनिटी इन्फ्लुएंस सी वाटर डेंसिटी विच ड्राइव्स ओशियन सर्कुलेशन पैटर्न्स, मिक्सिंग प्रोसेस एंड वर्टिकल स्ट्रैटिफिकेशन। Changes in salinity may affect ocean density gradient, leading to alteration in thermohaline circulation, nutrient distribution, and marine habitat। Third point, salinity variations play a crucial role in shaping marine ecosystem, species distribution, and biogeochemical cycles, influencing the productivity and biodiversity of marine environments। Fourth है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस सच एज सी सॉल्ट। ये सब क्या सिग्निफिकेंस है, ये सब आप एक बार देख सकते हो, अपने तरफ से भी ये सब याद कर सकते हो। सिग्निफिकेंस ऑफ सैलिनिटी जो समझ में आएगा वो आप लिख सकते हो। बस एक बार आप क्या करो, इसको रीड कर लेना, दैट्स इट। इससे आपका काम हो जाएगा। अब आज का हमारा आई थिंक ये लास्ट टॉपिक है ओशियन प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, जो हमारा फोर्थ टॉपिक हो गया डेंसिटी। अब हम लोग बात करेंगे डेंसिटी के बारे में। इससे पहले हमारी जो भी टॉपिक हो गई है, अगर उसमें आपको कोई भी डाउट होगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना। उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हुए हैं, जो भी क्वेश्चन आपके पीवाईक्यू में आए हुए हैं,
वो सारे को हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। चलिए आज की लास्ट टॉपिक देखते हैं, डेंसिटी। डेंसिटी इज अ क्रूशियल प्रॉपर्टी ऑफ ओशियन वाटर दैट इन्फ्लुएंसेस वेरियस फिजिकल प्रोसेस इंक्लूडिंग ओशियन सर्कुलेशन, स्ट्रैटिफिकेशन एंड मिक्सिंग। अब देखो डेंसिटी इंक्रीज, ठीक है, डेंसिटी इंक्रीज कैसे होता है? अगर टेम्परेचर डिक्रीज होगा, सैलिनिटी इंक्रीज होगा, डेप्थ इंक्रीज हो जाएगा। डेप्थ इंक्रीज होगा दैट मीन्स प्रेशर इंक्रीज, प्रेशर इंक्रीज मतलब डेंसिटी इंक्रीज, टेम्परेचर डिक्रीज मतलब डेंसिटी इंक्रीज, सैलिनिटी इंक्रीज मतलब डेंसिटी इंक्रीज। इम्पैक्ट ऑफ टेम्परेचर इज ग्रेटर देन इम्पैक्ट ऑफ सैलिनिटी, अगर डेंसिटी को इंक्रीज करना है तो। अब देख लेते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। जो ऊपर बात हो रही है सब वहां भी अब नीचे ही बात होगी। सबसे पहला है टेम्परेचर, हमने देखो ये देख लिया, एक तरह से क्रक्स में देख लिया। सबसे पहला टेम्परेचर, कोल्ड वाटर इज डेंसर देन वार्मर वाटर, पोलर वाटर टेंड टू बी डेंसर देन इक्वेटोरियल वाटर, ये भी सही है। क्रिएशन ऑफ डेंसिटी ग्रेडियंट अक्रॉस लैटिट्यूड्स, एग्जाम्पल इक्वेटोरियम देख लोगे आप, डेंसिटी ज़्यादा है एज कंपेयर टू पोलर। वर्टिकल वेरिएशन इन टेम्परेचर ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू डेंसिटी डिफरेंस विद इन द ओशियन। सेकेंड है अपना सैलिनिटी, हायर सैलिनिटी लीड्स टू हायर डेंसिटी। इवापोरेशन एंड प्रेसिपिटेशन इन्फ्लुएंस सैलिनिटी लेवल्स लीडिंग टू वेरिएशंस इन डेंसिटी इन रीजन्स विथ डिफरेंट वाटर बैलेंस। इम्पैक्ट ऑफ टेम्परेचर एज कंपेयर टू इम्पैक्ट ऑफ सैलिनिटी, वो देख लेते हैं। पोलर वाटर आर लेस सलाइन बट दे आर एक्सट्रीमली कोल्ड, they have higher density despite lower salinity because of impact of temperature। मतलब salinity तो impact कर रहा लेकिन as compared to salinity आपका temperature ज़्यादा impact कर रहा है। आप एग्जाम्पल में ये यूज़ कर सकते हो, polar water are less saline but they are extremely cold, because they are extremely cold they have higher density, ठीक है, इसको ध्यान रखना आप। थर्ड पॉइंट प्रेशर इंक्रीजेज विथ डेप्थ इन ओशियन, compressing water molecules and increasing density. Deep ocean water are denser than surface water due to higher pressure experience at depth। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना, ये तीनों ध्यान रखना आप, सैलिनिटी से रिलेटेड, टेम्परेचर से रिलेटेड बातें एंड प्रेशर से रिलेटेड बातें। बहुत ईजी था, ईजिली आप समझ गए होंगे। हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेंसिटी देख लेते हैं हम लोग। लैटिट्यूडनल वेरिएशंस, डेंसिटी वेरीज हॉरिजेंटली अक्रॉस लैटिट्यूड ड्यू टू टेम्परेचर एंड सैलिनिटी ग्रेडियंट्स। सब ट्रॉपिकल रीजन के बारे में देख लेते हैं। ऑफन हैव हायर डेंसिटी ड्यू टू हायर सैलिनिटी एंड लोअर टेम्परेचर एसोसिएटेड विथ सब ट्रॉपिकल जोन्स, ठीक है। तो यही जो ऊपर सारी बातें वही यहाँ भी है। सब ट्रॉपिकल रीजन में क्या देखा था, इवापोरेशन ज़्यादा है, दैट मीन्स वो सैलिनिटी एरिया वाला है, तो वहाँ पे आपको डेंसिटी ज़्यादा ही देखने को मिल जाएगा। वहीं इक्वेटोरियल रीजन की बात कर लेते हैं हम लोग। लोअर डेंसिटी ड्यू टू वार्मर टेम्परेचर एंड हायर प्रेसिपिटेशन, तो इक्वेटोरियल रीजन क्या है, डेंसिटी लोअर है। वहीं सब ट्रॉपिकल रीजन में डेंसिटी ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पे इवापोरेशन ज़्यादा है, इवापोरेशन ज़्यादा है तो वहाँ पे सैलिनिटी ज़्यादा है। कोस्टल इन्फ्लुएंस देख लेते हैं। कोस्टल एरिया में एग्जिबिट डेंसिटी वेरिएशन ड्यू टू फैक्टर्स, किस किस फैक्टर्स है, बिकॉज ऑफ रिवर रन ऑफ, फ्रेश वाटर इनपुट्स एंड मिक्सिंग विथ टेरेस्ट्रियल सोर्सेज। एस्चुरीज एंड कोस्टल अपवेलिंग जोन्स often experience density gradients due to interaction between fresh water and sea water। तो इसको भी ध्यान रखना, कोस्टल इन्फ्लुएंस रिलेटेड। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन और वेरिएशन ऑफ डेंसिटी इज नॉट कांस्टेंट एंड इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट लैटिट्यूडनल एरियाज। तो ये बात हो गई आपकी वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड। ये क्या हो गई हमारी हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन एंड वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अब कुछ सिग्निफिकेंस देख लेते हैं, ये लास्ट हमारी बातें होंगी आज की। Density variations drive vertical and horizontal ocean circulation, influencing heat transport, nutrient distribution and marine habitats। वहीं सेकंड पॉइंट क्या होगा इस सिग्निफिकेंस, ओशियन डेंसिटी ग्रेडियंट्स कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ ओशियन करंट्स, अपवेलिंग एंड डाउनवेलिंग जोन्स एंड द ग्लोबल कन्वेयर बेल्ट सर्कुलेशन सिस्टम। तो ये बात हो गई हमारी सिग्निफिकेंस की। बहुत ईजी था, इसमें ऐसा कुछ नहीं था, बहुत ईजी था ये वाला पॉइंट। डेंसिटी से रिलेटेड बहुत इजी था, इससे आपका पीवाईक्यू आई थिंक पूछा हुआ है। साथ ही साथ इसके पहले जो हमने देखा था सैलिनिटी, इससे भी आपका पीवाईक्यू पूछा हुआ है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, आप इस क्लास को देख लेना। इस क्लास से एक बार आप क्या करना, एक बार आप इसको 1x पे देखना, उससे आप नोट्स बना लेना। उसके बाद इसको 1.5 या 2 पे भी देख सकते हो, वो बस समझने के लिए। उसके बाद क्या करना, जो मैं पीवाईक्यू कराऊंगा उससे आप वीडियो को देखना। साथ ही साथ फिर आप एक बार खुद से जितने भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा उससे रिलेटेड आप खुद से आंसर लिखने की, मॉडल आंसर लिखने की कोशिश करना विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। डायग्राम आपके लिए मैंडेटरी है। चलिए, ये क्लास बहुत ही छोटा क्लास था, बहुत अच्छा क्लास था, ये क्लास कंप्लीट हुआ।
इसके बाद हम लोग नेक्स्ट अब देखना शुरू करेंगे, करंट से रिलेटेड बातें करेंगे, वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ये क्लास बहुत ही आपके लिए, उम्मीद करता हूँ ये क्लास बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो ऐसे ही और क्लास के लिए हमारे साथ बने रहें, हमारी टीम के साथ बने रहें। ये पूरी सीरीज़ हम लोग बहुत जल्दी कंप्लीट करने वाले हैं। आई थिंक इस मंथ के अंदर ये कंप्लीट हो जाएगा, ज्योग्राफी का पूरा मेंस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद कुछ और फ्रूटफुल चीज़ें हम लोग आपके लिए लाने वाले हैं। तो अगर चाहते हो आप कि कुछ और इनिशिएटिव चीज़ें हम लोग आपके लिए लाएं, तो आप हमें ज़रूर बताएं क्या आपके लिए और हेल्प कर सकता है, आपकी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए और क्या क्या चीज़ें हम लोग करें कि आप और ज़्यादा इन्हांस करें अपने आंसर में, अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस में क्या क्या और हम लोग कर सकते हैं, वो आप मुझे बताएं। हमारी टीम उस पर जरूर एक्शन लेगी। चलिए आज की क्लास को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पेशेंस इन माय क्लास। ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग मेंस एग्जाम एंड अदर डिफरेंट PCS मेंस एग्जाम। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। हैव अ वंडरफुल डे।